Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to deal with a new topic, that is health and safety. As we people know that at any workplace there are so many factors that affect our health. So there are so many safety rules that we should follow so that our health will not be affected. जब भी हम किसी जगह काम करते हैं, किसी काम प्लेस पे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, सो वहाँ बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. सो इस तरीके से अगर हम उनको फॉलो करेंगे, इस तरीके से हम अपने हेल्थ को, अपने जो वर्कर्स हमारे हैं उनकी जो हेल्थ है उसको मैनेज कर सकते हैं. अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देखो, अगर वर्कर्स अच्छी उनकी हेल्थ नहीं है तो अच्छे से काम नहीं होगा, तो इफेक्ट काम पे पड़ेगा. सो जितने वर्कर्स की हेल्थ अच्छी होगी, सो काम अच्छा होगा, जो वर्क है वो अच्छा होगा. सो we deal with this topic, that managing health and safety, how we manage health and how we follow the safety rules. First of all, we should understand what is health and safety. A general state of physical, mental and emotional well-being is called as health. एक पर्सन जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है, सो अगर उसके पास फिजिकल फिटनेस है, मेंटल इमोशनल फिटनेस है, सो दिस पर्सन इज कॉल्ड एज हेल्दी पर्सन. Similarly, सेफ्टी किसे कहते हैं? इट इज अ कंडीशन इन विच द फिजिकल वेल-बीइंग ऑफ पीपल इज प्रोटेक्टेड, जिसमें ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं जिनसे इंसानों की, जिनसे वर्कर्स की या जिनसे पीपल की हेल्थ महफूज रहे. दो स्टेप्स आर कॉल्ड एज सेफ्टी स्टेप्स, सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो. Now the question is why we manage health and safety. हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये मैनेज क्यों करना है हेल्थ एंड सेफ्टी? I think it is the most important responsibility on the shoulders of the management to manage the health and the safety of the workers. जो भी काम करने वाले बंदे हैं उनके लिए, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करना, उनके सेफ्टी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. ना इसकी वजूहत क्या है? इसकी तीन वजूहत है. एक है कॉस्ट रिलेटेड, यानी एक मसला ये है कि अगर वर्कर्स हेल्दी नहीं है, अगर उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, उसका असर जो है वो डायरेक्ट काम पे पड़ेगा, और काम पे असर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि कंपनी का मुनाफा नहीं होगा, यानी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका लॉस हो सकता है, उसको प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो सकता. तो एक रीज़न ये है. दूसरा रीज़न ये है कि एक मॉरल रीज़न है हमारे पास कि जो बंदे जो काम करते हैं, वर्कर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है उनकी हेल्थ रिलेटेड या सेफ्टी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना. एक और वजह यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं वो अगर हेल्थ या सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा. सो इस चीज़ से बचने के लिए ये द ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. वर्क प्लेस सेफ्टी हम किसे कहते हैं? जब भी वर्कर्स काम करते हैं किसी वर्क प्लेस पे, तो वहाँ सेफ्टी रूल्स या सेफ्टी के जो भी स्टेप्स है उनको फॉलो करना ज़रूरी है हर किसी एम्प्लॉय के लिए. So we can say that workplace safety is composed field related to safety, health and welfare of people at work. It narrates the strategy and methods in place to ensure health and safety of employee within the work. Importance of workplace safety. जो भी वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले, जो काम वर्क प्लेस पे जो वर्कर होते हैं, वो कम से कम 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं. सो पूरी दुनिया में देखा गया है कि जो भी वर्क प्लेसेस होते हैं उनका जो डोमेन है वो सेफ होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए. जो पूरी दुनिया के जो वर्कर्स होते हैं इनका जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. जैसे डस्ट की वजह से
वो बीमार पड़ते हैं गैसेस की वजह से, नॉइज़ की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से या एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से। ये कुछ वजूहात हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं वर्कर्स में। सो वर्क प्लेस पे इन सेफ्टीज़ का ख्याल रखा जाएगा so that the health of the workers will not be affected. Workplace hazards, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, उनके वर्क प्लेस पे बहुत सारे रिस्क्स होते हैं, बहुत सारे डेंजर्स होते हैं जो वो काम करते हैं। कुछ तो काम के रिलेटेड होते हैं और कुछ तो काम के बाहर होते हैं। जैसे सीढ़ी पे चढ़ना, काम तो कुछ और है बट सीढ़ी पे चढ़ना जो है तो ये एक किस्म का डेंजर बन गया। सो दीज आर द हैजार्ड्स व्हिच आर रिलेटेड विद, समटाइम्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द जॉब एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द जॉब। काम तो आपको करना है लेकिन कभी कभार रिस्क इनडायरेक्ट रिलेशन होती है और कभी डायरेक्ट रिलेशन होती है। सो वर्क प्लेस पे ये हैजार्ड्स रहते हैं और हमें हमेशा ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिनसे हम ये रिस्क्स, हम ये डेंजर्स को रिड्यूस करें, तो इनकी जो ऑकरेंस हैं वो, उनकी जो चांसेस हैं वो कम से कम हो। सो ये हमारी जो एहतियाती, जिनको हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं, दैट वी शुड फॉलो। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वर्क प्लेस हैजार्ड्स आर fall and slips, fire and electricity. इन्हीं में से एक रिस्क ऐसी भी हैं जिसे हम फॉल एंड स्लिप्स कहते हैं कि वर्क प्लेस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में समटाइम्स देखा गया है कि जो वर्कर्स होते हैं वो गिर जाते हैं या वो कभी कभार स्लिप कर जाते हैं। इसकी बहुत सारे वजह हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से स्लिप्स एंड फॉल होते हैं। जैसे कि जो सरफेस हैं वो वेट हैं या ग्रीजी फ्लोर है, किसी वजह से वो पानी की वजह से या किसी और फ्लूइड की वजह से वो तार हुई है और उस पर गिरने का खतरा है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हमारे ड्राई फ्लोर्स होते हैं उनमें वुड डस्ट और पाउडर की वजह से, मतलब वो जो उन पे जो वुड है लगी हुई है उन पे पाउडर है और पाउडर की वजह से हम गिर जाते हैं। या कभी कभार अनइवन वॉक सरफेसेस होती हैं कि जो हमारी चलने की जो जगह है, वो जो सरफेस है वो सही तौर पे नहीं है, वो कभी कहीं नीचे कहीं ऊपर है, मतलब ठीक से नहीं चल सकते हैं। तो कभी कभार उनसे क्या है वो एक किस्म का वो धक्का खा जाते हैं और गिरने का खतरा रहता है। या कभी कभार सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होते हैं। ऐसे ही डैमेज्ड और इरेगुलर स्टेप्स होते हैं। अगर हम देखेंगे सीढ़ियों की बात करेंगे तो वहाँ डैमेज्ड या इरेगुलर स्टेप्स होते हैं, तो वहाँ पे भी गिरने का खतरा होता है। या लैडर के जो स्टेप्स हो वो डैमेज्ड हो, लैडर डैमेज्ड है, तो उस वजह से हमें गिरने की जो है गिरने की संभावना है वो ज़्यादा होती है, यानी गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। कभी कभार वेदर हैजार्ड्स होते हैं, जैसे रेन होती हैं या सेल्ट, आइस, स्नो, ऐसा कुछ होके ऐसे भी अगर सरफेस पे पड़ी हुई है ऐसी कुछ चीज़ें, तो या रेन की वजह से या आइस की वजह से या स्नो की वजह से ऐसे भी अगर स्लिपरी सरफेस हैं तो वहाँ पे भी गिरने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। ऐसे जो सबसे बड़ा खतरा है वो है फायर का। ये जो फायर है वो सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे है, चाहे हम वर्क प्लेस की करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस की बात करें। ये वाला जो रिस्क है ये सबसे ज़्यादा हैजार्डस इशू है। तो अगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाता है, जैसे अगर हम वर्कर्स की बात करें तो अल्लाह ताला रहम करे, उनकी मौत भी हो सकती है या उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, हैवी इंजरी उनको हो सकती है। ऐसे या विजिटर जो भी हैं या जो भी ऑफिस में काम करने वाले हैं, या इससे हमें पूरी जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ठीक है, डैमेज हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। या ऐसे ही जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे हैं या जो भी स्टॉक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है वो सारा जो है ना वो ख़त्म हो सकता है। सो हम कह सकते हैं जो फायर है ये बहुत बड़ा रिस्क है। सो इस रिलेटेड भी बहुत सारे स्टेप्स होने चाहिए, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए दैट वी शुड फॉलो। So let us understand what are the actions that we should follow when there is a fire. पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी अल्लाह न करे कभी आग लग जाए तो पहले जो भी बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी बाकी वर्कर्स हैं, उनको वार्न करना, उनको इसके बारे में इतला देना कि आग लगी हुई है, तो सब लोग अपने अपने मतलब सेफर प्लेस पे चले जाएंगे।
दूसरी बात, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फायर अलार्म लगी हुई है या कोई फायर ब्रिगेड की जो कॉल सिस्टम होती हैं, अगर वो है तो उसका इस्तेमाल करें। ऐसे अगर हो सके तो अगर आपके पास वो फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका इस्तेमाल करें और उससे आग को बुझाएं। और अगर कोई जो एम्प्लॉय है वो ट्रैप हुआ है, वो फंसा हुआ है किसी जगह, सो उसको चाहिए कि वो कॉल करे फॉर हेल्प, यानी वो चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लाए हेल्प के लिए, तो उसकी हेल्प को जाना फिर। ठीक है, तो ये दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई फंस जाए उसको हेल्प करने के लिए कॉल करना है, और जो सुन रहा है उस कॉल को तो उसको हेल्प करने के लिए जाना है। तो लास्ट वन इज, अगर धुआं हो जाए, मतलब किसी बिल्डिंग में ज़्यादा धुआं हुआ है इस वजह से, आग की वजह से, तो एट दैट टाइम हमें चलना नहीं है, बट वी हैव टू क्रॉल, यानी हमें वो क्या कहते हैं उसको, रेंगना। ठीक है, तो उस तरीके से चलना है, क्योंकि जो स्मोक होती है ये ऊपर को चली जाती है, नीचे नहीं होती है। सो अगर वो ऊपर खुद ही ऊपर मतलब ठीक से चलेगा तो हो सकता है उसके फेफड़ों में सारा स्मोक चला जाएगा, तो मरने का खतरा है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सो उसे बेस्ट ये तरीका है कि वो क्रॉल करके चले। एक ऐसा ही और एक रिस्क है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर वर्कर्स वर्क प्लेस पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर हम ने थोड़ी बहुत भी कोई गलती की, उस छोटी सी गलती का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। सो वी कैन से दैट सेफ्टी कैन नॉट बी compromised here, and sometimes ground rules need to be followed first. बहुत सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। सो वो रूल्स, वो गाइडलाइंस, वो बेसिक गाइडलाइंस हम एक दूसरे स्लाइड में देख लेंगे, जो हमें ये समझाते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल कैसे कर सकते हैं हम, हाउ वी कैन सेफली हैंडल द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। Here are some of the basic safety guidelines that we should follow while handling electricity. पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि that we should avoid water all times when working with electricity. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से काम करेंगे तो हमें पानी से कोई लेना देना नहीं है, we should avoid the water. दूसरी बात जो है, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनके जो कॉर्ड्स हैं, जो इनके पावर कॉर्ड्स होते हैं या जो उन पे ऊपर जो इंसुलेशन होती हैं, वो डैमेज ना हो, वो ब्रोकन ना हो, वो प्लग्स ब्रोकन ना हो, या वो कॉर्ड्स वो ब्रोकन ना हो, या उनकी इंसुलेशन खत्म ना हुई हो, तो उनको भी हम अवॉइड करेंगे। ऐसे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल पहले इनको ठीक करेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। वी शुड रिप्लेस दोज इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो भी हमारे टूल्स हैं जो हम काम करने में जो हमें इस्तेमाल करते हैं while handling electricity, so वो सारे working tools जो हैं वो insulated, वो they should be insulated, उनके ऊपर इंसुलेशन होनी चाहिए। इंसुलेशन ना हो तो उन टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और एक काम, जब हम किसी रिपेयरिंग का कोई काम करते हैं, when we are dealing with naked wires, जब हम काम करते हैं जिनके ऊपर ये नहीं होती, इंसुलेशन नहीं होती है, एट दैट टाइम हमें पहले टेस्ट करना है टेस्टर से कि उन वायर्स में कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है। अगर है तो देन वी शुड अवॉइड repairing until we first cut the power supply, we should first cut the electricity and then we should go for the repairing. तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी को जो रिपेयर करते हैं, एट दैट टाइम वी शुड नॉट यूज द एल्युमिनियम और द स्टील लैडर। जो भी हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं वो एल्युमिनियम या स्टील से नहीं बनी हुई हो, मतलब जो भी हम इस्तेमाल करते हैं लैडर, वो एल्युमिनियम या स्टील की नहीं होनी चाहिए। हमें जो इस्तेमाल करनी है वहाँ एट दैट टाइम वो बैम्बू या वुडन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैम्बू और वुडन जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर हम एल्युमिनियम स्टील की बात करें दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हमें कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं एल्युमिनियम स्टील। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, जो भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से जो भी रिलेटेड कोई काम है, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं उसके जो वायर कोडिंग होती है, हर कंट्री का अलग अलग वायर कोड होता है, तो उस कंट्री का जो वायर कोड है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ग्रीन एंड रेड जो होता है या ब्लैक होता है, ये कोडिंग क्या है
जिसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक करंट की जो है पॉजिटिव नेगेटिव ऑल दैट, वो सारे क्या है, अर्थ कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो कोडिंग होती है ये पता होना चाहिए। एक जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करता है, इस तरीके से जो हैंडल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनको पहले ये वायर कोडिंग पता होनी चाहिए उस कंट्री में जिस कंट्री में ये काम कर रहे हैं। अब अगर कोई हादसा हुआ तो उस सूरत में कि कोई भी रिस्क, जो भी हमारे रिस्क हैं वर्क प्लेस में, अगर कोई हादसा हो गया तो उस सूरत में हमारे पास एक फर्स्ट एड होना चाहिए, जो एक किस्म की एक हेल्प है टू द सिक और द इंजर्ड पीपल, कि जो उनका फुल ट्रीटमेंट है उससे पहले, जब तक उनको ट्रीटमेंट तक पहुंचाया जाए, तो हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, उनसे पहले ही एक फर्स्ट असेसमेंट और यू कैन से दैट फर्स्ट इमीडिएट असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस होनी चाहिए। तो वो उनको वर्क प्लेस पे दी जाती हैं, उसको फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। कि जो भी इस हादसे में पेश आया है, जो भी इन्वॉल्व इसमें पर्सन वर्कर्स हुए हैं, उनको फर्स्ट एड से पहले मेडिकल असिस्टेंस दी जाती हैं। इसका नाम रखा गया है फर्स्ट एड। अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखो, पहली बात यह है कि अगर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या जो वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स की कभी कभार छोटी मोटी चोट आ जाती है, तो या छोटा मोटा सा कुछ हेल्थ इशू होता है, दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस फर्स्ट एड बॉक्स। लेकिन अगर इससे बढ़कर कोई बात है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट अवॉइड दैट हेल्थ प्रॉब्लम प्रॉपरली। हम पूरी तरीके से उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट वी कैन जस्ट गिव द फर्स्ट मेडिकल असिस्टेंस। हम पहली मेडिकल असिस्टेंस उसे दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे फुल मेडिकल सपोर्ट के लिए, फुल मेडिकल क्या कहते हैं इसको, ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं इस चीज़ के लिए हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स जो है या फर्स्ट एड इक्विपमेंट जो हमारे, इसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इस फर्स्ट एड को इस्तेमाल करने की प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए कि हमें इस फर्स्ट एड बॉक्स को या हमें इस फर्स्ट एड को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ज़रूरी ऐसे बंदे होने चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जो इस फर्स्ट एड को इस्तेमाल करने की जो उनकी सलाहियत है वो होनी चाहिए उनमें से, ठीक है। अब सवाल रहता है कि जो फर्स्ट एड किट हमारे पास जो होता है, इसमें क्या क्या होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक फर्स्ट एड किट में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये असल में इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज नीड। जो हमारी कंपनी है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो, वहाँ कौन कौन से रिस्क्स हैं, कौन कौन से हैजार्ड्स हैं जिनसे हमें खतरा लग रहा है कि हमें इनसे ये हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल put the things, we will put the medicines in that very kit, in that very first aid kit. हम इस फर्स्ट एड किट को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ पे ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी दो एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एक ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन जगह है, कोई वर्क प्लेस है जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ खतरा है छोटी मोटी चोट आ सकती है या अल्लाह न करे बड़ी चोट भी आ सकती है। तो उस केस में ये जो इनका मेडिकल किट होगा, जो इनका फर्स्ट एड किट होगा, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट वेरी कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी वर्क। लेकिन अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, छोटा मोटा सा ऑफिस है, तो वहाँ उस एतबार से जो वहाँ पे फॉर एग्जांपल उस ऑफिस में शोर ज़्यादा है, तो उस एतबार से मतलब शोर की वजह से हो सकता है सरदर्द हो, तो सरदर्द की दवाएँ इसमें होनी चाहिए मेडिकल फर्स्ट एड किट में। सो ये जो फर्स्ट एड किट में क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द वर्क दैट इज गोइंग इन द वर्क प्लेस पे काम क्या हो रहा है, उस एतबार से हमें इस फर्स्ट एड किट को प्रिपेयर करना है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बताए जाते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी वहाँ होनी चाहिए। एक लिस्ट बहुत बुक्स जो है जो दिखाते हैं कि ये वहाँ पे होनी चाहिए उस मेडिकल किट में, बट मैं समझता हूँ इट इज़ नॉट ए
देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट वेरी लिस्ट कि एक फर्स्ट एड किट में वो सारी लिस्ट जो उन्होंने बताई है वो उसमें होनी चाहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे.